तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश लिटरेचर की प्लाटो द रिपब्लिक बुक फर्स्ट की सेकंड यूनिट है। लेकिन हम लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा द रिपब्लिक बुक नंबर 7 में क्या पढ़ना है। द थ्योरी ऑफ जस्टिस पढ़नी है या थ्योरी ऑफ एजुकेशन पढ़नी है ना। प्लाटो ने क्या क्या चीज़ बताई है। अभी लोग बहुत कंफ्यूज हैं, बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज हैं। मैं भी स्टार्टिंग में कंफ्यूज हुई थी कि द एलिजी ऑफ द केव पढ़ना है, मतलब पढ़ना क्या है, इस यूनिट में हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, तो मैं तुम्हें बता देती हूँ। पहले हम पढ़ेंगे प्लाटो के बारे में। ठीक है, प्लाटो कौन थे, ये क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स में, 5 मार्क्स में कि हु इज़ प्लाटो, है ना। क्योंकि सबसे पहले इंग्लिश में जो हमारे राइटर होते हैं उनके बारे में हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए। ठीक है, जो प्लाटो थे वो 4 to 7 BCE से 347 तक, उनका जन्म कब हुआ था 4 to 7 BCE, और मृत्यु कब हुई थी 347 BCE। ठीक है, आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो कि प्लाटो बॉर्न ऑन 4 to 7 BCE, है ना, और डेड ऑन 347 BCE, क्योंकि इससे क्या है आपकी लाइन बढ़ जाएगी, है ना, एग्ज़ाम में आपकी लाइन बढ़ जाएगी। उसके बाद आता है प्लाटो वॉज अ ग्रेट ग्रीक फिलोसोफर। ठीक है, वो एक ग्रेट ग्रीक फिलोसोफर थे, वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर ऑफ द टाइम। वो एक बहुत मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर थे, हर टाइम, हर वक्त वो बहुत मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल रहते थे, इन्फ्लुएंशियल। ठीक है, प्लाटो कहाँ पैदा हुए थे, प्लाटो वॉज बोर्न इन एथेंस। ठीक है, एथेंस। सबसे ज़्यादा तुमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था कि हमारी जो फ़िलासफ़ी थी, हमारी जो क्लासिकल लिटरेचर थी, हमारी जो लिटरेचर है वो एथेंस से ही आई है। ठीक है, तो बता दूं मैं आपको, प्लाटो वॉज बॉर्न इन एथेंस ग्रीस। एथेंस कहाँ पर है, ग्रीस में। ठीक है, प्लाटो रियल नेम इज़ एरिस्टोटल्स। ठीक है, और उसका प्लाटो का रियल नेम याद कर लो, है ना। प्लाटो रियल नेम इज़ एरिस्टोटल्स मीन द बेस्ट ग्लोरी। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ सकता है, क्योंकि देखो इसमें एक तो हमने उसका प्लाटो का नेम बताया और उसकी मीनिंग बताई, तो 2 मार्क्स हमारे यहाँ हो गए। ठीक है, और ही इज़ द फाउंडर ऑफ द फर्स्ट फिलोसफी स्कूल द अकेडमी। जो एथेंस में फर्स्ट फिलोसफी स्कूल बना था उसका नेम क्या था, द अकेडमी। ठीक है और सबसे मेन चीज़, एक प्लाटो से क्या जुड़ी हुई है, ही इज़ द स्टूडेंट ऑफ द स्कोरेट्स एंड द टीचर ऑफ एरिस्टोटल। एरिस्टोटल आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा, है ना, और आपने साइकोलॉजी में भी पढ़ा है मैंने, और आपने पॉलिटिकल साइंस में भी आप देखोगे एरिस्टोटल को, और आप हिस्ट्री में भी देखोगे एरिस्टोटल को, है ना, और स्कोरेट्स को भी। ठीक है, ये बहुत फेमस लोग हैं। तो क्या, जो प्लाटो थे उनके टीचर कौन थे, स्कोरेट्स, है ना, और जो एरिस्टोटल के टीचर थे वो कौन थे, प्लेटो। ठीक है, अब जो इसमें एक चीज़ और ऐड करी है मैंने, प्लाटो रोट ऑल हिज आइडियाज़ इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग कन्वर्सेशन। मतलब प्लाटो जो भी अपने आइडियाज़ लिखते थे वो किस फॉर्म में लिखते थे, डायलॉग्स में, है ना। कन्वर्सेशन जो भी होती थी उनकी डायलॉग्स में लिखते थे वो। और प्लाटो के थोड़े फेमस वर्क हम देख लेते हैं। एक तो हम जो पढ़ेंगे द रिपब्लिक वही है, एक क्रीटो, एक अपोलॉजी, और एक थियामस। ये मैंने नेम तो बहुत उनके बहुत सारे थे, लेकिन जो इजी नेम है जो तुमने याद हो जाए वो चीज़ मैंने यहाँ लिख दी है। उनके वर्क्स, फर्स्ट वर्क द रिपब्लिक, सेकंड वर्क क्रीटो, थर्ड वर्क अपोलॉजी, फोर्थ वर्क टियामस। ठीक है, टियामस। अब मैं तुम्हें नेक्स्ट उसमें पहले मैं इसे इरेज कर दूँ, तुम नोट्स बनाओ। पता है, तुम अगर इसको समझने के बाद लिखोगे तो तुम्हें बहुत जल्दी याद होगा। ठीक है, अब इनका नेक्स्ट वर्क जो, देखो बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि हमें द रिपब्लिक में करना क्या है, पढ़ना क्या है, इस चैप्टर का पर्पस क्या है ना। और प्लाटोन ने इस द रिपब्लिक बुक नंबर 7 में क्या क्या हमें पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि अगर हम थ्योरी लेके बैठे, है ना, तो हम नोट्स से ही पढ़ते हैं मैक्सिमम, टीचर भी नोट्स ही बनवाती है, और जब हमें टीचर थ्योरी पढ़ा रही होती है तो हम क्लास में अवेलेबल नहीं होते, तो हमें पता नहीं होती कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो मैं तुम्हें बता दूं, इन रिपब्लिक प्लाटो वांट टू क्रिएट एन आइडियल स्टेट और परफेक्ट सोसाइटी। अब रिपब्लिक जो बुक है उसमें प्लाटो चाहते थे कि वो क्रिएट करें एक आइडियल स्टेट और परफेक्ट सोसाइटी को। ठीक है, उनके क्वेश्चंस क्या थे,
प्लाटो ने क्वेश्चंस मतलब प्लाटो ने क्या क्या चीज़ एक्सप्लेन की है, ठीक है। सबसे पहले आता है व्हाट इज़ जस्टिस, जस्टिस क्या होता है। हु शुड रूल सोसाइटी, सोसाइटी को रूल कौन कर सकता है। व्हाट इज़ द बेस्ट एजुकेशन फॉर सिटीजन्स, वहाँ के जो लोग थे एथेंस के या सिटीजन्स जो हैं उनके लिए बेस्ट एजुकेशंस क्या है। हाउ डू पीपल मूव फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज, ठीक है, जो लोग हैं वो इग्नोरेंस से नॉलेज में कैसे आए, ठीक है। और परफेक्ट गवर्नमेंट कैसी दिखनी चाहिए, है ना। और बुक एक्सप्लेन करती है एक परफेक्ट पॉलिटिकल एंड मोरल सिस्टम, ठीक है, एक सिस्टम रिप्रेजेंट करती है बुक हमारी, है ना। हमें इस चैप्टर में ये चीज़ पढ़नी है एक एक करके। ये वीडियो थोड़ी लेंदी हो जाएगी लेकिन आपके एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी, आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो क्या है, सबसे पहले आता है प्लाटो इम्पॉर्टेंट थ्योरी, ठीक है, प्लाटो की इम्पॉर्टेंट थ्योरीज पढ़ेंगे अब हम। पहले आती है थ्योरी ऑफ जस्टिस। जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है उसमें प्लाटो डिफाइन करते हैं जस्टिस को। प्लाटो डिफाइंस जस्टिस एज जस्टिस एवरीवन डूइंग देयर प्रॉपर वर्क, ठीक है। तो प्लाटो ने ऐसा क्यों बोला, जस्टिस को एक उसकी तरह क्यों नहीं देखा प्लाटो ने। प्लाटो ने क्या बताया, तो प्लाटो ने बताया है इसमें कि हर व्यक्ति अपना काम सही करे, ठीक है, हर व्यक्ति अपना सही काम करे। जस्टिस का मतलब क्या बताया, हर व्यक्ति अपना सही काम करे, ठीक है। यानी जो काम जिस नेचर के लिए बना है वही काम करे। इसमें लिख रहा है ईच पर्सन शुड परफॉर्म द जॉब सिचुएटेड टू देयर नेचर। जैसे पहला एग्जांपल आता है, जैसे रूलर है ना, राजा है, तो उसका क्या काम है रूलर का, कि वो अपना रूल करे, मस्ट रूल, वो अपना रूल देखे कि अपनी सोसाइटी को कैसे रखना है, क्या करना है, ठीक है। सोल्जर का क्या वर्क है कि वो अपने देश को प्रोटेक्ट करे, अपने स्टेट को या अपनी कंट्री को, है ना। और वर्कर्स का क्या है कि वो अपना काम करके दे, है ना। वर्कर्स का क्या है, वो अपना काम करे अच्छी तरीके से, ठीक है। तो जब when everyone perform their own function harmony is created, it is justice, ठीक है। अगर सब अपना काम सही से करेंगे तो यही जस्टिस है, ठीक है। उसने ये बताया जस्टिस में, ठीक है। तो देखो अभी ये थ्योरी ऑफ जस्टिस ही चल रही है ये भी, और जो इसका नेक्स्ट पेज आएगा वो भी थ्योरी ऑफ जस्टिस ही है, ठीक है। अब इसने थ्योरी ऑफ जस्टिस में सेकंड पार्ट रखा है 3 क्लासेस ऑफ द स्टेट, स्टेट की 3 क्लासेस। तो इसमें क्या लिखा है इसने, रूलर ने, जो रूलर हो मतलब जो सोसाइटी हो जस्टिस की, उसमें रूलर जो हो, ठीक है, स्टेट की 3 क्लासेस लिखी हैं, ठीक है। जो रूलर है वो बुद्धिमान होने चाहिए, वाइज एंड इंटेलिजेंट होने चाहिए। जो सोल्जर्स हैं वो सोल्जर्स ब्रेव होने चाहिए और करेजियस होने चाहिए। मतलब ब्रेव का मतलब तो समझ में आ रहा होगा, है ना। और करेजियस का मतलब मैं बता देती हूँ, साहसी लोग होने चाहिए। और जो वर्कर्स हैं, है ना, वो फारमैन, मर्चेंट्स, क्राफ्टमैन, मतलब रोज़मर्रा का श्रम करने वाले लोग, ठीक है। तो जस्टिस मीन करेक्ट बैलेंस अमंग दीज क्लासेस, ठीक है। जब ये तीनों अपने काम में संतुलन रखेंगे तो जस्टिस आएगी, करेक्ट बैलेंस रखेंगे तो जस्टिस आएगी, ठीक है, जस्टिस आएगी। तो हमारा फर्स्ट पेज जस्टिस का ये हो गया। जस्टिस का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है एग्ज़ाम में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है। सेकंड पेज जस्टिस का ये हो गया, ठीक है। और जस्टिस का थर्ड पॉइंट है सोल। अब उसने सोल के भी 3 पार्ट रखे हैं। पहला रीज़न, रीज़न का मतलब क्या है, सोचने वाला हिस्सा, ठीक है। जो हमारा सोल है, हमारी आत्मा है, उसमें सोचने वाला हिस्सा। दूसरा स्पिरिट, हिम्मत वाला हिस्सा। और तीसरा डिज़ायर, इच्छाएं, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, व्हेन रीज़न कंट्रोल स्पिरिट्स एंड डिज़ायर, जब जब जो हमारी सोचने वाला हिस्सा है वो कंट्रोल करेगा हमारे डिज़ायर को, तो हमारे बदन में जस्टिस, हमारी आत्मा में जस्टिस आएगी। तो इसमें क्या लिखा है, जब रीज़न अच्छी तरह कंट्रोल करें तो जस्टिस आएगी, ठीक है। अब इसमें क्या है,
हम एग्ज़ाम में ऐसा तो लिख के नहीं आ सकते, तो एग्ज़ाम में हम क्या लिख के आएंगे, जस्टिस इज़ द हारमनी इन बोथ द स्टेट एंड द सोल। अब इसमें क्या है, इसमें क्या बताया गया है, अब देखो इसमें स्टेज में भी जस्टिस बताइए कि स्टेज में क्या क्या जस्टिस होनी चाहिए, है ना, लोग कैसे कैसे जस्टिस करें। अब उसने क्या बताया है कि जस्टिस जो है वो सोल में भी होनी चाहिए, तो एग्ज़ाम में हम ये लिख के आएंगे, ये जो है ये वाली लाइन, ठीक है। अब ये जस्टिस की थर्ड पार्ट हो गया। तो देखो अगर हम एग्ज़ाम में फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट इन्हें अच्छे से डिस्क्राइब करके आएंगे या फिर यही लिखी आएंगे, तो हमें मार्क्स मिल जाएंगे 15, आराम से मिलेंगे 15 मार्क्स, क्योंकि टीचर को देखना होता है कि बच्चे ने क्या लिखा है, ठीक है। आप एक एग्ज़ाम में हाइलाइटर ले जाना और जो जो आपको अच्छी तरीके से आता है और जो जो बिल्कुल करेक्ट है उस पर हाईलाइट ज़रूर करके आना, तो आपको मार्क्स अच्छी तरीके से मिलेंगे। क्योंकि टीचर, अगर हम पूरा लिखी आते हैं और उसके बाद टीचर पढ़ने में आफत करती है, वो अपने हिसाब से मार्क्स दे देती है, ठीक है। तो आप अगर हाईलाइट करके आओगे तो दिखेगा कि आप कुछ कर रहे हो एग्ज़ाम में, और हेडलाइन डाल के ज़रूर लिख के आना, थ्योरी ऑफ जस्टिस, है ना, फिर जस्टिस फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट 3 क्लासेस ऑफ द स्टेट, थर्ड पॉइंट सोल ऑफ 3 पार्ट, है ना, ऐसे करके। तो थ्योरी ऑफ जस्टिस हमारी यहाँ कंप्लीट हो गई है। अब आती है हमारी थ्योरी ऑफ एजुकेशन। जो थ्योरी ऑफ एजुकेशन है तो उसमें क्या बताया है प्लाटो ने, फॉर प्लाटो एजुकेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ द माइंड फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। प्लाटो एजुकेशन को मन को डार्कनेस से लाइट की तरह और घुमाना मानते हैं। जो एजुकेशन है तो उसमें क्या होता है कि हम एक अंधेरे में रह रहे हैं और जब हम उजाले में आते हैं, एजुकेशन हमें अंधेरे से उजाले में लाती है हमारे माइंड को, ठीक है। समझ में ला रहे हो, आ रहा है। तो एजुकेशन एक ऐसी मूवमेंट है जो हमारे माइंड को अंधेरे से रोशनी में लाती है। प्लाटो ने इसके 3 स्टेजेस दिए हैं एजुकेशन के। पहली स्टेज है अर्ली एजुकेशन, म्यूज़िक, पोइट्री, फिज़िकल ट्रेनिंग। तो उससे क्या होता है, म्यूज़िक, पोइट्री और फिज़िकल ट्रेनिंग से फॉर मोरल एंड फिज़िकल ग्रोथ बढ़ती है ना, है ना, ये बचपन के लिए है, ठीक है। और उसके बाद आता है हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन में मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री, एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। इससे क्या होता है, फॉर डेवलपिंग लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिक्स हमारे डेवलप होते हैं। ये ब्राइट स्टूडेंट के लिए होता है ना, जो इंटेलिजेंट है, जो पढ़ना चाहते हैं, ब्राइट स्टूडेंट के लिए होता है। उसके बाद हायर एजुकेशन आती है डियालेक्ट्स। हायर एजुकेशन को डियालेक्ट्स भी बोलते हैं, है ना। तो इसमें क्या है, डीप डिस्कशन, ठीक है, और सर्च फॉर ट्रूथ, ट्रेनिंग फॉर फ्यूचर रूल्स, ठीक है। गोल्स ऑफ एजुकेशन टू क्रिएट अ फिलोसफी किंग। तो क्या है, यही फिलोसोफर बनते हैं जो डायलेक्ट्स होते हैं। हायर एजुकेशन होती है जो डीप डिस्कशन कर सकें, है ना, सच्चाई के लिए सच्चाई ढूंढ सकें और ट्रेनिंग ले फ्यूचर रूल्स के लिए, ठीक है। तो सत्य की खोज करें, है ना, और सही बेहतर रूल बनने की ट्रेनिंग ले। तो एजुकेशन का गोल फिलोसोफर किंग तैयार करना होता है, ठीक है। एजुकेशन का क्या रूल है, फिलोसोफर किंग को तैयार करना। तो अगर हमारा क्वेश्चन आता है थ्योरी ऑफ एजुकेशन, तो हम ये लिखी आएंगे। थ्योरी ऑफ एजुकेशन 5 मार्क्स की आएगी, तो इतना बहुत है, ठीक है। क्योंकि हम पॉइंट टू पॉइंट जब लिखते हैं ना तो वो हमारा बड़ा हो जाता है, ठीक है। और ऐसा करना, एक लाइन में लिखना। देखो मैं बताऊँ हमारा क्वेश्चन आंसर कैसे पढ़ा होगा। पहले लिखना एक लाइन में कि वो अर्ली एजुकेशन, उसके बाद पॉइंट लगाना, फिर ये म्यूज़िक, पोएट्री, और ये एक एक लाइन में लिख के आना, तो सही रहेगा। तो तुम्हारा पेज भी बढ़ जाएगा, मार्क्स भी बढ़ जाएंगे। थोड़ा दिमाग से काम लेना, इतना लिख के मत आना जितनी लाइन छोड़ना, हाईलाइट करना, मतलब ऐसा भी नहीं कि पूरा पेपर ब्लैंक छोड़िए कुछ कुछ लिख के, ठीक है। अब आता है इसका, देखो मैंने बता दिया था तुम्हें स्टार्टिंग में क्या क्या पढ़ना है। थ्योरी ऑफ जस्टिस हमारी ये कंप्लीट हो गई, थ्योरी ऑफ एजुकेशन हो गई। अब आती है एलिजी ऑफ द केव, बुक नंबर 7, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है, ये एक प्लाटोज मोस्ट फेमस इल्यूशन है, ठीक है ना। तो मैं बहुत आसानी से समझा देती हूँ इसे। तो प्लाटो इसमें कहना चाहते हैं कि कुछ लोग जो है कैदी, है ना, पीपल आर लाइक प्रिजनर्स, मतलब कैदी, इन अ डार्क केव सीइंग ओनली शेडो ऑन द वॉल।
वो एक गुफा में बिल्कुल बंद है बचपन से, है ना, वो बचपन से गुफा में बिल्कुल बंद है, वो कुछ भी नहीं देख सकते, उनकी गर्दनें भी बंद है। तो वो क्या करते हैं, ओनली उन्हें ना दीवार देख सकते हैं वो, और कुछ नहीं देख सकते पीछे का, क्योंकि उनकी नेक भी बंद है ना। तो जो पीछे से रोशनी आती थी कैदियों को, है ना, जैसे पीछे आग जल रही है और उसकी शेडोज़ आ रही हैं, तो वो दीवार पे दिखती थी उन लोगों को, है ना, या फिर धूप की शेडो, धूप में कोई चल रहा है फिर रहा है तो ओनली शेडो दिखती थी उन्हें, है ना। गुफा थी तो धूप तो आएगी नहीं, हाँ, तो जो वहाँ पे वो चलती थी आग, उसी की शेडो आती थी। तो वो क्या, जब मतलब बचपन से है, उन्हें कुछ देखा ही नहीं है, उन्होंने पीछे को कुछ देखा ही नहीं है, तो दीवार पर जो चीज़ दिखती थी ना, उन्हें कैदियों को लगता था कि वो एक मतलब रियल चीज़ है, ठीक है, वो एक रियल है ना। तो एलिजी ऑफ द केव में ये है, ठीक है, जो कैदी थे वो एक इल्यूजन में रहते थे, ठीक है, कि जो दीवार पे जो भी है वो सब एक रियलिटी है, शेडोज़ जो भी है ना। तो जो शेडोज़ हैं वो बिल्कुल रियल है। उसके बाद दे थिंक शेडोज़ आर रियल, वन प्रिजनर इज़ फ्रीड, मतलब एक कैदी उसमें से आज़ाद हुआ, गोज़ आउटसाइड, वो बाहर गया, है ना, उसने सी रियल लाइट, उसने बाहर की रोशनी देखी, असलियत देखी, है ना। और शी इज़ द सन अंडरस्टैंड द ट्रुथ। उसके बाद ये सी है, मतलब मैंने इधर शी लिख दिया है, SEE होगा इधर, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो ही जाती है। सी इज़ द सन अंडरस्टैंड द ट्रुथ, जो सूरज था उसके लिए क्या था, वो एक सच्चाई थी, है ना। उसके बाद ही रिटर्न टू हेल्प अदर, वो अंदर आया, वो जब आज़ाद हो गया था उसके बाद भी वो हेल्प करने के लिए अंदर आया, लेकिन जो अंधेरे में लोग रह रहे थे उन्हें उसकी बात पे विश्वास नहीं आया, बट दे रिजेक्ट देम, उन जो अंदर जितने भी कैदी थे उसने उसे रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इसको बताने का मतलब क्या है, ये जो हमारे प्लेटो हमें ये बता रहे हैं, इसका बताने का असली मकसद क्या है ना। तो उनका असली मतलब ये था कि जो अंधेरा था, डार्कनेस थी, वो एक इग्नोरेंस थी, ठीक है, कि लोग एक अंधविश्वास में रहते हैं, ठीक है, इग्नोरेंस, उन्हें, है ना, हर चीज़ को इग्नोर करते हैं, वो अपने में ही रहते हैं, ठीक है। डार्कनेस ये थी। लाइट क्या थी, एक नॉलेज थी, बाहर जाके जब उसने देखा कि हाँ उसे नॉलेज मिली, लाइट एक नॉलेज थी, ठीक है। और सन क्या था, इस कहानी में सन क्या था, एक अल्टीमेट ट्रुथ, फॉर्म ऑफ गुड, ठीक है, एक असली सच। और जो इसमें फ़िलॉसफी दी गई है, फ़िलॉसफर का कहने का मतलब क्या था, वह जिसने ट्रुथ देखा हो और वापस लोगों को सिखाए, द वन हु नोज ट्रुथ। फ़िलॉसफर इसमें वो है, फ़िलॉसफर कौन था, जो आज़ाद हुआ था और जो अंदर जाके लोगों को सच बता रहा था, लेकिन अंदर लोगों ने सच नहीं माना क्योंकि वो इग्नोरेंस में थे, डार्कनेस में थे, ठीक है। इस कहानी में सिर्फ इतना ही है। और मैं एलिजी ऑफ द केव का 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी एलिजी ऑफ द केव की, क्योंकि देखो मैं भी 5th सेमेस्टर में हूँ, मेरी भी पढ़ाई हो जाएगी और तुम लोगों की भी हो जाएगी, तो मैं इसका एक अलग से बनाऊंगी, क्योंकि मैं इसमें नहीं करा पाई हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए मैं इसका अलग से कराऊंगी। अब आता है इसमें नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसका, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। तो थ्योरी ऑफ फॉर्म में क्या बताया है, प्लाटोज, है ना, टू रियलिटी इज़ नॉट वॉट वी सी। प्लाटोस में कहना चाहते हैं जो हम देखते हैं वो एक रियलिटी नहीं होती। वी सी एवरी ऑब्जेक्ट हैज़ अ परफेक्ट फॉर्म इन द वर्ल्ड, है ना, जो भी हमें ऑब्जेक्ट दिखता है ना, परफेक्ट फॉर्म, वो एक अलग वर्ड है, वो एक अलग, जो एवरी सी हम देख रहे हैं वो झूठ है, रियलिटी जो हम देख रहे हैं वो झूठ है, और जो परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ल्ड है, जो अच्छी एक परफेक्ट वर्ल्ड है, वो एक अलग वर्ल्ड है। तो प्लाटो बिलीव दैट देयर आर टू वर्ल्ड्स, वन वर्ल्ड मटेरियल वर्ल्ड, जो हम देखते हैं, जो भी हमें चीज़ दिख रही है वो एक मटेरियल वर्ल्ड है, और जो रियल वर्ल्ड है वो हम देख नहीं सकते, वो दूसरी अलग वर्ल्ड है ना। आवर वर्ल्ड इज़ कंस्टेंटली चेंजिंग, जो हम देख रहे हैं, जो हमारी वर्ल्ड है वो बदलती जा रही है, चेंज होती रहती है। वी रैली ऑन आवर सेंस टू अंडरस्टैंड वॉट इज़ गोइंग ऑन, है ना, हम देखते रहते हैं कि क्या, हम सेंस लगाते रहते हैं कि क्या, हम अंडरस्टैंड करते रहते हैं, सेंस लगाते रहते हैं कि क्या चल रहा है, लेकिन वेयर एज द रियल वर्ल्ड, जो रियल वर्ल्ड है वो इंटरनल है,
मतलब इटर्नल है ना, और अनचेंजिंग है। वो बेस्ड है आइडिया और नॉन सेंसेस पे। वो आप उसमें सेंस नहीं लगा सकते, जो है वो बदलने वाली नहीं है, वो इटर्नल है और आइडिया पे बेस्ड है। जैसे एग्जाम्पल है परफेक्ट फॉर्म ऑफ ब्यूटी। जो ब्यूटी होती है वो एक परफेक्ट फॉर्म है ना, और जो जस्टिस है वो भी एक परफेक्ट फॉर्म है, और जो गुडनेसेस है वो भी एक परफेक्ट फॉर्म है। द थिंग्स वी सी आर ओनली शेडोज़ और कॉपी। जो भी हम देख रहे हैं वो एक झूठी कहानी है, शेडोज़ हैं और कॉपीज़ हैं, है ना, वो रियल नहीं है। और फॉर्म्स जो है वो इटर्नल है, परफेक्ट है और अनचेंजिंग है। जो रियल फॉर्म बताई है उसने वो इटर्नल, ठीक है, इटर्नल है, ना बदलने वाली, है ना, परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट, और अनचेंजिंग है, ठीक है। और जो उसने क्या बोला, जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं वो एक झूठ है। और अगर हमारे 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि क्या नाम है, बताओ कि दो टाइप के वर्ल्ड क्या हैं, तो वन वर्ल्ड मटेरियल वर्ल्ड एंड सेकंड वर्ल्ड रियल वर्ल्ड, ठीक है। और अगर आप इसमें और लिखना चाहो तो आप यहाँ तक लिख के आ सकते हो, ठीक है। अब मैं इसे इरेज कर दूँ, तुम नोट्स बनाओ तो बना लेना, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक कि फिलोसोफर किंग क्या है प्लेटो के हिसाब से, ठीक है। जो फिलोसोफर किंग है वो प्लेटो के हिसाब से क्या है। प्लेटो बिलीव्स ओनली अ फिलोसोफर किंग। प्लेटो जो थे वो ओनली फिलोसोफर किंग पे बिलीव करते थे, ठीक है। वो मानते थे कि जिसने ट्रुथ देखा हो वही अच्छा रूलर हो सकता है। अब रूलर कैसा होना चाहिए, ही नोज द ट्रूथ, उसे सच्चाई पता होनी चाहिए। ही इज़ वाइज, वो बुद्धिमान होना चाहिए, ठीक है। ही हैज़ नो ग्रीड, वो लालच से मुक्त होना चाहिए, उसमें कोई लालच नहीं होना चाहिए। ही वर्क फॉर द गुड ऑफ पीपल, वो लोगों की अच्छाई के लिए काम करे, है ना। ही इज़ द आइडियल रूलर ऑफ द आइडियल स्टेट। ऐसा व्यक्ति किंग नहीं बल्कि फिलोसोफर किंग कहलाता है। ऐसे व्यक्ति सिर्फ समाज के भले के लिए रूल करे, ठीक है ना, समझ में आ रही है। और अब आता है इसमें, अब प्लाटो के हिसाब से आइडियल स्टेज क्या है। तो आइडियल स्टेज में बता दूं, उसने 3 क्लासेस में बांटी है आइडियल स्टेज को। स्टेट, है ना, स्टेज बोल रही हूँ मैं, स्टेट। आइडियल स्टेट उसने 3 हिस्सों में बांटी है। एक तो कॉमन एजुकेशन, ठीक है, कॉमन एजुकेशन होना चाहिए पहला। दूसरा, लोगों के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, है ना। पहला कॉमन एजुकेशन होनी चाहिए सबके पास, और उसके पास किसी के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, मतलब किसी रूलर के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। जो राजा वो कर रहा है वहाँ पे रूल, उसके पास कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। और रूलर हैव नो पर्सनल फैमिली, रूलर जो हो उसके पास कोई पर्सनल फैमिली नहीं होनी चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ अपने स्टेट के लिए काम करे, अपनी प्रजा के लिए काम करे, ठीक है, ताकि कोई फेवर ना दे उसे, ठीक है, टू अवॉइड करप्शन और फेवरिज्म, ठीक है। लोग ये ना बोले कि तू अपनी फैमिली के लिए ये कर रहा है, या फिर वो अपनी फैमिली को फेवर ना दे दे कि तुम ये काम कर लो, तुम ये काम कर लो, और अपनी जो प्रजा है उसको इग्नोर करे और अपने करप्शन से दूर रहे, ठीक है। अब इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और द एलर्जी ऑफ द केव की मैं चैप्टर शाम को पढ़ा दूँगी, ठीक है, तुम देख लेना, मैं लिंक डाल दूँगी ग्रुप में। हमें ये तो पता लग गई ना कि हमें द रिपब्लिक में पढ़ना क्या है। प्लाटो, पहले हम प्लाटो के बारे में पढ़ेंगे, लिख के आना पड़ेगा। अगर प्लाटो के बारे में पूछा गया 2 में, 5 में, 15 में तो नहीं पूछा जाएगा। 15 में द व्हाट इज़ जस्टिस पूछा जा सकता है, हु शुड रूल सोसाइटी, ठीक है। और बेस्ट एजुकेशन 5 में पूछा जा सकता है, एजुकेशन की थ्योरी। और द एलर्जी ऑफ द केव ये 15 में पूछी जा सकती है, तो मैं इसकी एक अलग वीडियो ले आऊँगी। और परफेक्ट गवर्नमेंट तुम्हारी 2 में या 5 में पूछी जा सकती है। और थ्योरी ऑफ फॉर्म्स भी आपकी 2 में पूछी जा सकती है। और बुक एक्सप्लेन अ परफेक्ट पॉलिटिकल एंड मोरल सिस्टम, ठीक है। मैं क्वेश्चन भी बता दूंगी इंपॉर्टेंट, और एलर्जी ऑफ द केव भी करा दूंगी, ठीक है। एलर्जी ऑफ केव मैं हिंदी में कराऊंगी, जिससे आप इंग्लिश में बना के लिखिए आना, ठीक है। क्योंकि इसमें है ना बहुत एक छोटी छोटी चीज़ें हैं जो समझानी है, क्योंकि इसमें ये सिर्फ कहानी नहीं बता रहा, उसमें एक रियलिटी बता रहा है। वो रियलिटी हिंदी में ही समझ में आएगी तुम लोगों को। और मैंने इसलिए जल्दी जल्दी नहीं कराया क्योंकि आप एक एक
एक एक उसे एक सुबह पढ़ो, एक शाम पढ़ो, एक सुबह एक शाम। अगर आप एक एक टॉपिक को लेके चलोगी, क्लियर करते हुए चलोगी, तो जब ही हो पाएगा, है ना। अगर आप एक साथ इकट्ठा सारे मतलब आप पूरी क्वेश्चन बैंक लेके बैठ गए और आप उसे याद करी चली गई, समझ में कुछ आ नहीं रहा, रट्टा मारा, एग्जाम में गए भूल गए, ऐसा हो जाता है। तो आप एक एक टॉपिक को पढ़ो, उसके बाद उसे समझो, उसके बाद आप एग्जाम में बना बना के भी लिखी आओगी ना, उसमें भी मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, कंप्लीट हो गई वीडियो।